एज हो जाती है, तो देखिए उनको तो सलाह दी जा रही थी। दीवान साहब, आपका फेवरेट स्टॉक बताइए, स्पेस में कौन सा है, फार्मा में? हेमंत, सही है। देखिए, जो फार्मा में रिजल्ट्स के आते जो जो एक्सपेक्टेशंस हो रही है, बिल्डअप हो रही है, उसमें एक तो फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें आपके पास एपीआई, फॉर्मुलेशन, जेनेरिक्स, हेल्थ केयर वाले कितने सारे प्लेयर्स हो जाते हैं। लेकिन जो कोविड के आने के बाद जो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, जो स्टॉकिंग अप की प्रक्रिया शुरू हुई है ग्लोबली, जो भी लोग पहले 1-2 महीने की दवाई रखते थे, आज वो 6-6 महीने का स्टॉक भी रखने रेडी हो चुके हैं। तो उस लिहाज से जो बोलबाला है इस सारे सेक्टर का बहुत बढ़िया है, और ये नंबर्स में शुरुआत है। अभी तो आपको इससे बहुत बड़ा ट्रेंड लंबा 1-1.5-2 साल तक का दिखेगा। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बलबूते अगर देखें तो सिप्ला में एक बहुत अच्छा मूव आपको दिख सकता है, रिजल्ट्स को भी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। लेकिन मेरा फेवरेट स्टॉक इसमें अभी भी सिंजीन है। उसका रीजन ये है कि हमने देखा सीडीएमओ में जो उन्होंने अपनी सक्षमता बढ़ाई है, उसका अब जाके एप्लीकेशन शुरू हुआ है, अब जाके उसका जो मोनेटाइजेशन है वो शुरू हुआ है। तो ये शुरुआत है, इसके बाद री रेट होते होते ये आगे चल के आपको अर्निंग्स जिस प्रकार की देगा, तो इसका शेयर का भाव जो है वो पी मल्टीपल के हिसाब से थोड़ा सा आपको रीजनेबल लगने लगेगा। तो ईपीएस ग्रोथ है और पी कांस्टेंट अगर रहता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना इसमें गुंजाइश जो है ग्रोथ की बन जाती है। तो सिंजीन इज प्रोबब्ली अभी भी मतलब एक प्रॉमिसिंग बेट, बट रिजल्ट्स के लिहाज से बड़े जो मेगा स्टॉक्स हैं या लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उसमें मुझे लगता है सिप्ला को सबसे ज्यादा एक बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, ये राय तो Q2 में कुछ रिकवरी की उम्मीद है। इस तरह के देखिए स्टेटमेंट्स आपको इस समय मैरिको देता हुआ। इस सेगमेंट में आपका फेवरेट क्या है और आपने इस स्टेटमेंट को दीवान साहब किस तरह से रीड किया, प्लीज बताइए। नहीं, आई थिंक हेमंत, बहुत क्लियरली पिछली तिमाही में हमने जब देखा था तो सेल्स ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि नेचुरली अप्रैल और मई का महीने में लॉकडाउन का असर पूरा जोर में मतलब जोरों शोरों से इम्प्लीमेंटेशन के उसमें था। तो सिर्फ जून के महीने में थोड़ी बहुत बिक्री हुई। तो सेल्स के आंकड़े इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे जितने मार्जिन्स के थे। कंपनियों ने किया क्या कि उन्होंने अपनी कमर कसी, कॉस्ट कम कर दी, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन का खर्चा जो है वो घटा दिया। तो उस लिहाज से मार्जिन जो है वो रिटेन हो गए, भले आपकी बिक्री कम हुई। अब जो लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकिंग हुई है और ये सारी प्रक्रिया पूरी तरह से आपको इस तिमाही में उसका असर पॉजिटिव दिखेगा। और जैसे मैंने समझाया, हर जगह रीस्टॉकिंग हो रही है, जहां चाहे वो खुदरा व्यापारी आपके घर के नजदीक हो या डीमार्ट जैसे बड़े स्टोर हो, हर जगह रीस्टॉकिंग का बहुत जोर शोर से कामकाज चल रहा है। और फेस्टिव सीजन आने से पहले उम्मीद ये है कि लोगों के पास कुछ ना कुछ खर्चा करने की एक आमदनी का एक वो भी मिल जाएगी, एक जरिया भी मिल जाएगा, और थोड़ा सा माहौल और मूड जो है वो चेंज हो सकता है। सो आई थिंक एफएमसीजी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और उसमें एक कंपनी जो मुझे लगता है जो बाकी नेस्ले या एचयूएल और इन सबको देखें जिस हिसाब से चली है, इंक्लूडिंग मैरिको, ब्रिटानिया, एक कंपनी जो नहीं चली और चलनी चाहिए वो है कोलगेट पामोलिव। मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन के तौर पे भी देखें, एक एमएनसी होने के नाते जो इसको मिलता था पहले प्रीमियम वैल्यूएशन, वैसा वापस आया नहीं है। और इसको जब आंच आई थी दंत कांति की वजह से, पतंजलि की वजह से, वो अब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुकी है। इनफैक्ट इनके नए प्रोडक्ट्स पिछले 6 महीने में जो लॉन्च हुए हैं इस लॉकडाउन के दरमियान भी, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मैंने जो चैनल चेक किया उससे मुझे ये समझ आई है कि आज टॉप रिकॉल इनके प्रोडक्ट्स का ज्यादा हो रहा है, और खास करके ओरल केयर के सेगमेंट में जो एक कंपलसरी एक्सपेंडिचर वाली आइटम है, तो वहां पे देखिए तो कोलगेट पामोलिव में आपको हो सकता है इस तिमाही के बाद एक री रेटिंग जो है 15-20% की अपसाइड देते हुए हो सकती है। चलिए, बात तो पक्की है, गाड़ियां बिकेंगी तो देखिए घर भी बिकेंगे, और ये वो थीम है जिसके ऊपर नजर दीवान साहब की हमेशा रहती है। दीवान साहब, ये रियल एस्टेट में आपको भी लगता है क्या मौके हैं, और आपकी फेवरेट कौन सी होगी? आई थिंक इवन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा है, चाहे वो राज्य के स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐलान हो, जो रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं या पॉलिसी चेंज हो रही है, वो है बहुत फेवरेबल। लेकिन जो डिमांड साइड, और हमने देखा भी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखा है। और बॉम्बे स्पेसिफिकली जहां पे हमेशा हाउसिंग की डिमांड जो है वो एक पॉजिटिव साइड में रहती है, उसी में देखना चाहूंगा। ऑल इंडिया बेसिस पे कुछ ना कुछ अपसेट हो सकता है, बट बॉम्बे में डिमांड एटलीस्ट हमेशा बनी रहती है, खास करके जब लोग मौका देखते हैं सस्ते में चीज, कोई बार्गेन में चीज मिल जाए। तो उस लिहाज से आप देखिए, एक छोटी सी कंपनी है मैन इंफ्रा करके,
जिसके पास इन्वेंट्री भी है, खास करके घाटकोपर साइड में, इस साइड दहीसर साइड में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं जो पहले बिक नहीं रहे थे या बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं था, डिमांड साइड पे थोड़ी सी वीकनेस जरूर थी, वो एटलीस्ट अब इम्प्रूवमेंट होते हुए मुझे लगता है इस टाइप के जो रजिस्ट्रेशन का जो डेटा आ रहा है उससे होगा। तो मैन इन्फ्रा में और प्रमोटर्स ने भी काफी हद तक इसमें नीचे के लेवल पे बाइंग हमेशा जारी रखी है। तो एक दिखता है, अब ऑफ कोर्स कंपनी छोटी होने की वजह से इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं रहता, बट अगर कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना चाहे तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से तो इसको देखा जा सकता है। 5 मिनट और बोलेंगे तो फिर 1199, 1201, 1199 ऐसे कुछ टारगेट्स वाला जो कोई स्टॉक होता है। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए आपको भी इसीलिए याद है और वो याद रह जाए इसी वजह से करते हैं, ताकि क्योंकि गणित तो क्या है कि एक्सेल शीट की करामत है, तो वो तो टारगेट तो आपको कैसे भी बन जाते हैं, बट ये नंबर्स की वजह से एटलीस्ट हम सबको याद रहते हैं। और 1199, 1222 ये सब टारगेट इसलिए नहीं करें कि अभी छोटी कंपनी एक ढूंढी है, मिड कैप में ढूंढी है। और मैंने जैसे आपको बताया, एक क्षेत्र जो हम लोग ने ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए वो ये था कि जो मेटल्स में रैली आपको एक रिवाइवल सी जो दिख रही है, और खास करके चाइनीज कंजम्पशन को लेके है, जो फ्रेट इंडेक्स अगर आप देखें, बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स देखें, इंटरनल हमारे यहाँ का रेलवे फ्रेट इंडेक्स देखें, हर एक जगह एक बढ़ोतरी हासिल हुई है। वो ये दर्शाता है कि कमोडिटीज का साइकिल वापस थोड़ा सा जो पॉज हुआ था वो रिज्यूम करेगा, इंक्लूडिंग प्रेशियस कमोडिटीज, जिसमें गोल्ड और सिल्वर भी शामिल है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस टाइप का मेटल के आयरन ओर के रेट और मेटल की डिमांड वापस शुरू हुई है, यहां तक कि चाइनीज लोग टाटा स्टील के टैलबर्ट पोर्ट का जो यूके का जो बिजनेस है वो भी लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वापस जो इतने टाइम में जो सोपा छाया हुआ था स्टील के प्रोडक्शन में, वो एक वापस रिवाइव हो सकता है। तो मैंने जो कंपनी चुनी है वो है एमएसटीसी, और ऑफकोर्स कंपनी हमने पहले भी इसका जिक्र किया, पर इसमें दो चीजें मुझे नई जो समझ आई हैं, जो कुछ पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर है। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार होता क्या है कि जब न्यूज आती है तो इमीडिएट रिएक्शन शायद नहीं आता, लेकिन उसका बिल्डअप आप देखें तो कुछ समय बाद वो आपको अच्छा खासा वो देता है। जैसे हमने सीएट की बात की थी, ऑटो डिमांड, हेमंत ने मुझे याद है छेड़ा था कि एंसिलरीज और रिप्लेसमेंट मार्केट इतना मजबूत हो रहा है, तो बैटरीज और टायर्स को देखिए, और आप देखिए वहां से इतने कम समय में एक सीधा 950 से करीब 1030 का फासला जो है सीएट ने लगाया। मुझे ये लग रहा है कि ये सेगमेंट में जो लीडरशिप है जिस कंपनी की, वो एमएसटीसी जो स्क्रैप और इसका ट्रेडिंग करती है मेटल स्क्रैप का, इसमें खास करके जो आयात हो रही है मेटल स्क्रैप की, और वो इंगॉट्स बनाने में जो काम आता है, और उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हुआ, चाहे वो अडानी के वो हाउस से हो या एलएनटी हो, रिलायंस हो, ऑफकोर्स पीएसयू काफी है इसमें, ये सबने इसको सपोर्ट करना शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिस हिसाब से कंसोलिडेट हुआ है, कल इसमें अच्छी खासी डिलीवरी बाइंग भी हुई है, वॉल्यूम के साथ पिकअप हुआ है, ये आपको बहुत बढ़िया आगे रफ्तार पकड़ता दिखेगा। और याद रखिएगा 5G स्पेक्ट्रम या 4G स्पेक्ट्रम की री ऑक्शन भी अगर होती है तो उसमें भी यही एक ऑथराइज प्लेयर है। तो इनकी कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज थी, एक डिस्प्यूट चल रहा था स्टैंड चार्ट के साथ, वो इन्होंने पूरी तरह से राइट ऑफ किया, बुक्स पे कैश है, कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड है। तो आज के माहौल में आपको कुछ ऐसी चीजें लेनी पड़ती है जो थोड़ी सी खास हो, यूनिक हो जिसका बिजनेस, और एट द सेम टाइम एक सिक्योरिटी वाला आपको जो है वो भी एहसास इसमें मिलेगा। सो आई थिंक एमएसटीसी शुड बी दैट। टारगेट आपके सामने है 222 का, याद रहेगा, और आई एम श्योर बहुत जल्द हासिल भी हो जाएगा। ऑलराइट, आपने रीड किया दीवान साहब इस अपडेट को, आज क्या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर चल सकता है इसके चलते? नहीं बिल्कुल, 2 दिन पहले आप देखिए आईटीआई में जो लहर आई थी, आपका फेवरेट एक नाम है, और वहां पे ऑफकोर्स जो ऑर्डर बुक जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे, पर ये देखिए यहाँ लिस्टेड स्पेस में ये जितने भी नाम थे, फॉक्सकॉन, सैमसंग, पेगिस्ट्रॉन, इनमें से लिस्टेड सिर्फ डिक्सन है, इस वजह से हम देख नहीं पाते। बट आप एक समझिए, आज जो भी चीज हम पहले ऑर्डर करते थे अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो 80% चीजें जो थी वो चाइनीज ओरिजिन की थी। अब मैं देख रहा हूं कि कई पिछले 2 हफ्ते से एक साइकिल शुरू हुआ है कि जहां पे इंडियन कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना शुरू हो गए। तो ये चीज आत्मनिर्भरता की शुरुआत है, आप देखेंगे। अब देखना ये हेमंत, मैं इसको प्ले कैसे करूंगा कि पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आ गया, अब आपको दूसरा सेक्टर देखिए जहां पे ये पीएलआई आ सकता है। पहले केमिकल्स में आया, इसमें आया, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे हैं, टॉयज हैं, फर्नीचर है, आपके हाउस होल्ड गुड्स हैं, काफी जगह पे ये चीजें आने की संभावना है। ये 2 क्षेत्र के तो सबसे बड़े दावेदार ये इसलिए थे कि आफ्टर
क्रूड एंड गोल्ड, द थर्ड बिगेस्ट इंपोर्ट दैट वी हैव इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सरकार ने उसको प्लग करने की कोशिश की है और बहुत ही बेखूबी से ये शुरुआत की है। तो आई थिंक नए नए आपको सेक्टर्स उभरते मिलेंगे और आई एम श्योर उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। आज हो सकता है कि एक आध रब ऑफ इफेक्ट के चक्कर में कुछ मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स या इस टाइप की चीजें जो है वो थोड़ी बहुत चल जाए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन कोई नहीं है इसमें से बाई करने का फिलहाल। तो मन इंफ्रा तो चलते चलते ऐसी ही बात आई, लेकिन आपकी नजर कहां पर है ये भी बताएं प्लीज। इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए जो रिजल्ट सीजन की जिस हिसाब से पहल हो रही है, मुझे लगता है अभी भी आईटी में अच्छा खासा दमखम है। और आईटी में मैंने कुछ समय पहले आपको एक बार जिक्र किया था, जैसे टाटा एलेक्सी हमने बोला था, आप देखिए वहां जिस टाइप का मूव आज उसमें भी दिखा है, तो करीब 950 से लेके 1350 1350 का जो अच्छा फासला इसने पार किया। वैसे काफी वैल्यू डिस्कवरी वहां पे हो रही है आईटी में। जो छोटे मझौली कंपनी है, मिड कैप और स्मॉल कैप वाला जो सेगमेंट है, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम लोग बहुत बुलिश हैं, आईटी में भी बुलिश है। ऐसी कंपनी जो दोनों का अच्छा खासा समावेश जिसमें है वो है केपीआईटी। तो मुझे लगता है अभी भी ये अंडर वैल्यूड है फ्रॉम द काइंड ऑफ पोटेंशियल इट हैज। जो वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, अशोक लेलैंड, इन सब के साथ इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस में जो टेक्नोलॉजी देना शुरू किया है वो काफी हद तक इवॉल्व हो चुकी है और एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इसका जो स्केलेबल बिजनेस मॉडल है उसमें अब आपको बहुत तेज रफ्तार पकड़ते हुए दिखेगा। और बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी जब अलग हुए थे तब केपीआईटी को थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा सा मैं मानूंगा अनफेयर मिला था, लेकिन अब वो करेक्शन उसमें आ गया और बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें धीरे धीरे करके पिछले 6 महीने में अगर आप देखें डेटा, तो म्यूचुअल फंड्स ने जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो एक बहुत क्लियर चीज का कन्विक्शन और अंदेशा देता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉजिटिव जो रुझान है वो फंडामेंटली इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, बट मुझे लगता है केपीआईटी कैन ऑल्सो बी एक्वायर्ड एट दीज लेवल्स। हमने पहली बार बात की थी तो करीब 104-105 की जोन में था इवन, बट वहां से थोड़ा अच्छा खासा मूव आया भी है, लेकिन अभी भी एक्यूमुलेशन के लायक है फॉर द लॉन्ग टर्म। 60 लाख शेयर सामने आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल शैलजी, देखिए ये आज का जो मूव है इसको समझना हो तो आपको एक हफ्ते पहले जो न्यूज आई थी उस पर जाना पड़ेगा, और वो थी जो शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप के साथ इनका जो टाटा सन्स में जो हिस्सेदारी है वहां पे जो अलग होने की बात हुई थी और पैसा चुकाने की बात हुई थी। तो अगले 3-6 महीने में ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने की उम्मीद बनी हुई थी। और अगर टाटा सन्स को कहीं से पैसे जुटाने हैं तो वो सबसे ज्यादा इजी उनके लिए यही था कि अपनी सबसे बड़ी जो कैश काउ है वो टीसीएस का जो बिजनेस है वहां पे हाथ डालें, और वो हाथ डालने के लिए या डिविडेंड का एक जरिया था या बाईबैक का था। अब हुआ ये कि जो बाईबैक की उम्मीद थी वो ये नहीं थी कि इतनी जल्दी ये लोग इस पे अमल कर देंगे या डिसीजन लेने की तैयारी दिखाएंगे। अब 2 दिन बाद तो इसका डिसीजन भी आ जाएगा। तो अगर ये टेंडर बाईबैक होता है और ओपन मार्केट बाईबैक होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जान कितनी स्टॉक में रहेगी या सस्टेन रहेगी। मैंने सुबह ये अपनी सिस्टर चैनल पे जब मैं था तब यही वो कह रहा था कि करीब 8 से 10% का इसमें अपमूव आ सकता है, लेकिन एक रिस्क बहुत बड़ा ये है कि अगर बाईबैक के फीचर्स में या टर्म्स में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो स्टॉक थोड़ा सा आपको वहां से वापस रिएक्ट करता हुआ दिखेगा नेगेटिवली। तो अगर आप बाईबैक में टेंडर करने की उम्मीद से ले रहे हैं तब तो ठीक है, आपको मौका मिलेगा और अच्छा खासा एक रिटर्न भी आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ट्रेडर हैं और इस न्यूज के बलबूते कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक देन इट इज टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। अगर आपने लिया था सुबह अच्छा खासा आपको नीचे के लेवल्स पे मिला और आज अपसाइड भी देके जा रहा है तो इसको आप निकल सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील हो सकती है। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टीसीएस ने हिस्सेदारी ये जो अपमूव आया था इन्फोसिस में, एचसीएल टेक में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थम गया था, तो पार्टिसिपेशन मिसिंग था, वो अब आ गया है। तो आई थिंक आईटी में सभी बड़े दिग्गज शेयर्स जो हैं वो आ गए, पर इसको चेज करना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। शैल जी, आपका सवाल समझ रहा हूं बहुत स्पेसिफिक है कि इस मोमेंटम को चेज करें कि छोड़ दें। तो मेरा मानना यह है कि अब इसको छोड़ देना पड़ेगा। आप इसमें लेट हो गए। अगर आपने 2200-2300 के आसपास लिया होता तब तो बात बनती थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसके बाद जो है रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। बात है। और सारा